हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर को एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ 3 शिफ्ट में, है ना। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। और जैसे ही पेपर हुआ तो पेपर होने के बाद बच्चे लगातार आके मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप पेपर का एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो मैंने आपको आज प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी तरीके का कोई पेपर का एनालिसिस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जिन बच्चों का शिफ्ट 1 में पेपर आता है हूबहू बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट पूछा है उसी के इर्द गिर्द सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं है जो शिफ्ट 1 में शिफ्ट 1 में जिनका एग्जाम हुआ है ना। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ऐसा पेपर एनालिसिस हो। इसके लिए मैंने सबसे पहले आवाज भी उठाई यूट्यूब पे, और अभी रेलवे की साइड से नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि भाई किसी भी तरीके का कोई भी अब यूट्यूब पे एनालिसिस नहीं करवाया जाएगा। और बच्चा भी अगर कोई किसी तरीके का क्वेश्चंस बताता हुआ पकड़ा गया, या बच्चा भी किसी फोन पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे टीचर्स फोन पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसी गतिविधियों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि रेलवे ने स्पष्ट कर दिया नोटिफिकेशन निकाल के अभी 12 मिनट पहले कि अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट जो पेपर आके डिस्कस कर रहा है, कोई क्वेश्चन बता रहा है किसी टीचर को, या कहीं पर भी फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, या फिर कहीं पर भी, या कोई टीचर भी यूट्यूब पे इसको यहां पर डिस्कस कर रहा है, तो बच्चा उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो मैंने बच्चों के हक के लिए आवाज रखी थी और मुझे पता था ये आवाज ऊपर तक जाएगी और पक्का रिजल्ट इसका अच्छा ही आएगा। वो आ चुका है। अब आओ अपन आज का क्लास में। तो मैं किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करवाने वाली हूं, ना आज ना कल ना नेक्स्ट किसी भी एग्जामिनेशन में रेलवे के में। हाँ, मैं करवाऊंगी क्या, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बस। चलो फिर आइए अपनी आज की इस रतन सीरीज में हम करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलो अब कुछ बातें कर लें आपसे। कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं मैम रेलवे की बोर्ड से एनालिसिस बंद करवाने की बात हुई है, आपकी बात सफल हुई। मैंने तो पहले ही कहा था बच्चा, गलत गलत होता है। आप करो, मैं करूं, कोई तीसरे टीचर करें, कोई 5वें टीचर करें, कोई भी करे, गलत गलत होता है बच्चा, है ना। चाहे एक बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है, चाहे 1000 बच्चों के साथ गलत हो रहा है, गलत गलत ही होता है। मेरे पास जब बच्चों का मैसेज आया था, मेरे पास प्रूफ है, अगर कोई मेरे से बोलता काउंटर अटैक करता मेरे पे कि मैम दिखाओ कौन से बच्चे ने, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम हमारा शिफ्ट 1 में पेपर आया और अब पेपर एनालिसिस होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को सेकंड और थर्ड शिफ्ट वालों को फायदा मिल रहा है। तो मैंने उन बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना बच्चों। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो मैंने तो पहले ही कहा था, बहुत सारे बच्चे आके बोल रहे थे मैम आप व्यूज के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, चलो आओ अपनी क्लास पढ़ते हैं आज की। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फारेनहाइट। हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है फारेनहाइट में। आप जानते हैं 98.6 डिग्री होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है। अगर आपसे सेल्सियस में पूछा होता तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर सही हो जाता है यहाँ पे, है ना बच्चों। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है। तो बच्चा वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को रेगुलेट करने का काम करता है। इसीलिए हम इसको बॉडी का थर्मोमीटर या शरीर का तापमापी ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी का क्या, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है ना। शिवा दुबे कह रहे हैं मैम एनालिसिस करवाओ एएलपी का। आप क्या चाहते हैं, मैं बच्चों के लिए ही आवाज उठा रही हूँ कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए, फिर आरआरबी ने नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया है कि नहीं होना चाहिए, और आप मेरे से कह रहे हैं कि मैम आप ना वो करो, एनालिसिस करो। बेटा मैं नहीं करूंगी, किसी भी तरीके को एनालिसिस नहीं बताऊंगी। हाँ, जब मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस आए हैं उनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस आए, आप कहते मेरे पास क्वेश्चन नहीं होंगे, हर एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस है बच्चा। आप दिखाओ तो मैं पीडीएफ पूरी की पूरी टाइप पढ़ी है, मैं आपको बता दूंगी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं एनालिसिस नहीं करवाऊंगी बच्चा। आओ अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आज की क्लास में बच्चा, ये रैपिड फायर की तौर में करने हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है। आप जानते हैं आइंस्टीन आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड
caused by the deficiency of, गले में बाहर की तरफ जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, गला फूट जाता है, पस भर जाता है, बाद में गले को काटना पड़ता है। कौन सी बीमारी में? जब आप खाने में आयोडीन सही से नहीं लेंगे। आयोडीन किससे लेते हैं? सॉल्ट में, और सॉल्ट में जो आयोडीन होता है वो KI की फॉर्म में होता है, पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। और ये किस ग्रंथि को इफेक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड को। ऐसे ही बच्चों आइसोटोप से हमेशा रेलवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो आयोडीन 131 जो आइसोटोप होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड के पास कितना आयोडीन है कितना नहीं है उसकी एक्टिविटी का पता करने के लिए लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्टडी इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी वो ब्रांच है, साइटो का मतलब सेल होता है, ओलॉजी का मतलब स्टडी होता है। सेल के बारे में जब डिटेल में स्टडी करते हो, सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सेल के अंदर क्या होता है ना, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। जैसे आज के एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था क्या, अब देखो चैप्टर चल रहा है तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन। जैसे आज की एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि हमारे बॉडी में जो एटीपी है वो हमारी सेल्स के किस ऑर्गेनेलिज में फॉर्म होता है। आप सभी जानते हो एटीपी क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ बनती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होकर माइटोकॉन्ड्रियन में बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वहां पे आंसर आपको माइटोकॉन्ड्रिया करना था। साइटोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। फ्रूट्स के बारे में हम कौन से ब्रांच में? पोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। और बैक्टीरियाज के बारे में तो बैक्टीरियोलॉजी में। साइटोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने पूरी ब्रांच बना डाली है आपकी साइटोलॉजी की, है ना। इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? एथलीट फुट में होता क्या है? जो पांव की उंगलियां होती है उनके बीच में इंफेक्शन हो जाता है, खुजली आती है, आप खुजला लेते हो तो वहां पे पस पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? किसकी वजह से है? ये कवक की वजह से होता है। कवक की वजह से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? बाल्डनेस, बाल झड़ जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है बच्चा कवक की वजह से। और क्या आप बताओगे? स्कैबीज, खाज होता है, ईचिंग होती है, और साथ में आप बता सकते हो फंगस की वजह से भी होता है। फंगस के बारे में जब डिटेल में स्टडी करते हो तो वो कौन सी ब्रांच की? वो माइकोलॉजी ब्रांच होती है। फंगस से एक क्वेश्चन और बहुत फेमस है कि कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो काइटिन की बनी हुई होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड। ये क्वेश्चन रियली में बहुत बार प्रीवियस का क्वेश्चन है। ब्लड क्या है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए ब्लड क्या है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, आपको ये पूछना चाह रहा है। फटाक फटाक आवाज आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे बच्चा, ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिले, ठीक है। तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आ जाए हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कौन? ब्लड। ब्लड कितना होता है? ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर वाला ऑप्शन आरआरबी ने सही माना हुआ है। ब्लड का पीएच से क्वेश्चन आता है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं? हमारी स्किन में, त्वचा में। हमारी त्वचा किस प्रकार की ऊतकों से बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। यही तो आज क्वेश्चन पूछा। अब देखो क्वेश्चन ना घुमा के आते हैं अगली शिफ्ट में। आप सोच रहे हो क्या साउंड में प्रॉब्लम है? एक मिनट, थोड़ी सी बॉडी चेक कर लूं मैं। बच्चों अब भी आ रही है क्या साउंड में प्रॉब्लम? एक मिनट रुकना, मैं माइक को स्टेबल कर लूं। आई थिंक माइक स्टेबल नहीं है ना। अब नहीं आ रही होगी। अब प्रॉब्लम सही है, सॉल्व हो गया साउंड का इश्यू? एकदम सही आ रही है यार, मुझे भी तो सुन रही है ना साउंड। ओके चलो, तो आज क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में? आज क्वेश्चन आया था कि एटीपी कहाँ बनती है, तो वो इसी का ही आंसर था। एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रियन में बनती है। क्या होता है एटीपी, कैसे बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन, तो क्या बनता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी किसके रूप में? एटीपी के रूप में बनती है। अब बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया से आ गया क्वेश्चन, अब बार बार थोड़ी ना पूछेगा माइटोकॉन्ड्रियन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है राइबोसोम से आ जाए। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये वो फैक्ट्री है जहां पे प्रोटीन बनता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड करने वाला बैग, आत्महत्या थैली कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच विटामिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन लीवर। बच्चों मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से करवा रखा है। क्या करवा रखा है कि बच्चा ये एनालिसिस नहीं है, मैंने आज के एग्जाम के कोई क्वेश्चन नहीं उठाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।
नॉट फॉर ओनली एएलपी, टेक्नीशियन, जेई के पेपर के लिए, आरपीएफ के लिए पेपर के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, ये वो क्वेश्चंस है, ठीक है। किसी भी तरीके के कोई भी मैं एनालिसिस नहीं करवा रही हूं, अब तुम कितना ही कमेंट कर लो, मैं नहीं रिप्लाई करने वाली। विच विटामिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ह्यूमन लीवर, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार आपको बताया है कि हमारे लीवर के पास सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है उसका लीवर करता क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। लीवर क्या करता है, इस रेटिनोल को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चा, यकृत का काम क्या होता है, इसको बीटा कैरोटीन में बदलने का। लीवर क्या करता है, रेटिनोल को बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट कर देता है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है यहां पर विकास का सिद्धांत, है ना। फादर ऑफ इवोल्यूशन हम किसको मानते हैं, तो आप बताओगे बच्चा यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जी को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय। ये इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती हैं, वो पायरोमीटर से की जाती हैं। बैरोमीटर क्या करता है बच्चों, बैरोमीटर क्या करता है, आप लोग कमेंट करो। बैरोमीटर में जब रीडिंग गिर जाती है नीचे की तरफ तो क्या भूकंप या आंधी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड एक्सरेज। एक्सरेज की खोज किसने की, 2018 के एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा, है ना। 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, राइट। तो हु इन्वेंटेड एक्सरेज, एक्सरेज की खोज किसने की थी, रोंटजन ने एक्सरेज की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इन्वेंटेड द स्कूटर। स्कूटर की खोज किसने की थी, स्कूटर की खोज के लिए यहां पे ऑप्शन होगा बी, जी बी शो, है ना। जी ब्राड शो या जी बी शो करके एक ऑप्शन में आपको मिलता है, वो आपको सही आंसर करना है। बच्चों चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की थी, है ना। ये चारों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों की डिस्कवरी आप अपने आप से लिख लीजिएगा, मैंने पिछली क्लासेस में करवा रखी है सबकी। व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ। प्लांट में जो सेल होती है उसके सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं, वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। मैम सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा है, कैसी, पॉलीसैकेराइड। क्या हम लोग सेलुलोज को पचा पाते हैं, नहीं, ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता है। हाँ, गाय भैंस जो जानवर जो घास खाते हैं वो इसको पचा लेते हैं आसानी से, हमारे बॉडी में इसको पचाने वाला कोई भी एंजाइम नहीं होता है। माल्टोज को क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं बच्चा, गन्ने वाली शर्करा। और शुगर सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज की बात हो रही है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम इज मॉर्फिन ऑब्टेन्ड। मॉर्फिन होती है ना ड्रग, मॉर्फिन दवा बनाने के लिए कब, जब कोई मेजर सर्जरी करते हैं, जैसे हार्ट की सर्जरी या किसी बड़े ऑर्गन की सर्जरी करते हैं तो मॉर्फिन वगैरह को वहां पर ड्रग्स के रूप में काम में लेते हैं। तो मॉर्फिन जो दवा है वो कहां से बनती है, तो आप बताओगे बच्चा ओपियम प्लांट के किस हिस्से से, तो जो फ्रूट कोट होता है ना, जो फल का आवरण होता है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, फल के 3 भाग होते हैं ऐसे। सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एक्सोकार्प, जो छिलका होता है, ये छिलका है बच्चा, है ना। और ये बीच वाला मीजोकार्प होता है, ये खाते हैं हम। और ये एंडोकार्प होता है जहां पे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। तो ओपियम यहां से मिलता है, यहां से, यानी कि फ्रूट के कोट से, फल का जो बाहर का आवरण होता है उससे मिलता है। नेक्स्ट, द बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड फॉर स्पाइसेस। हम मसालों में घर में क्या करते हैं, गरम मसाले या फिर जो हमारी सब्जियों में जो मसाले यूज करते हैं हम, है ना, उन मसालों में कौन सा मसाला ऐसा है जो छाल से मिलता है आपको, छाल से। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा बार्क ऑफ सिंकोना, है ना। सिंकोना प्लांट की छाल से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुनीन, जो कहाँ काम आती है, मलेरिया के उपचार के लिए काम में आती है। तो ठीक ऐसे ही जो सिनामन होता है, जो दाल चीनी होता है ना, ये दाल चीनी बच्चा हमें बार्क से मिलता है। देखा होगा ना छाल जैसी होती है दाल चीनी, उसको पीस के हमारी मम्मियां मसाला बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। सबसे छोटा फूल किस पे लगता है, ये बात मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। सबसे छोटा फूल, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट, है ना, एंजियोस्पर्म पे तो फूल लगते हैं, ये आपसे सीधा ही पूछ ले सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे छोटा, इतना सा छोटा होता है वो कौन सा, वोल्फिया। मैंने कहा था ना इतने से हिस्से में बहुत सारे वोल्फिया के फूल आप लगा सकते हो। और सबसे बड़ा फूल वो कौन सा होता है, रेफ्लेशिया। ये लार्जेस्ट फ्लावर इन दिस यूनिवर्स है, ऊपर वाला सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सन लवर्स। भाई ऐसे प्लांट
जैसे ही सन से लाइट आती है उस सनलाइट की तरफ मुड़ जाते हैं। सूरजमुखी के फूल को देखा है, कहाँ मुड़ जाता है? जहां से सन से रेज आती है, जहां से सूर्य की किरणें ज्यादा आती है वहां पर वो मुड़ जाता है। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जो सन की लाइट से प्यार करते हैं? ये हेलियोफाइट्स होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? ये हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब यहाँ पर देखो, एक केमिस्ट्री में हेलो पढ़ते हो उसका मतलब हेलोजन होता है, यहाँ पर सनलाइट से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लीवर, यकृत। यकृत is the largest gland of human body, approx 1.5 to 1.7 किलोग्राम के बीच में हो सकता है। किस कलर का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। और अगर यकृत के फंक्शन की बात करूं तो बहुत सारे काम करता है, जैसे विटामिन को स्टोर करना, विटामिन ए को स्टोर करके उसे बीटा कैरोटीन में बदलना। लीवर क्या करता है? ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में आके लीवर के पास स्टोर होता है। लीवर के पास आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जो आपका यकृत होता है वो बहुत सारी चीजों को स्टोर करने का काम करता है। लीवर में जो कफर सेल्स होती हैं वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करवाती हैं। अब आप कहोगे मैम इतना तेज तेज हमें थोड़ा ना याद है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, अब तो रिवीजन करवा रही हूं मैं, है ना। तो यकृत बहुत सारे काम करता है और लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है, क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल्स, वो सबसे ज्यादा रीजनरेट कर सकती हैं अपने आप को। अगला क्वेश्चन, जब हमारे गैस में घरों में एलपीजी लीक कर जाता है, सिलेंडर लीक कर जाता है तो एक गंदी सी स्मेल आती है, वो स्मेल किसकी होती है? तो वो स्मेल होती है मेथाइल मरकैप्टन की, है ना। अब यहाँ पर आपका एथाइल मरकैप्टन या मेथाइल मरकैप्टन, तो सही ऑप्शन आपका मेथाइल मरकैप्टन होगा, ठीक है। एलपीजी में जो गैस होती है वो बिल्कुल भी मतलब उसमें स्मेल नहीं आती है, तो अगर एलपीजी लीक कर रहा है तो उसको स्मेल को पहचानने के लिए उसके अंदर मेथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस? प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला पूछा है। आज एक शिफ्ट में शायद एल्कीन या अल्काइन का फॉर्मूला पूछा था, आप एक बार देख लीजिएगा जब भी एग्जामिनेशन में जाएं अगले एग्जाम में, तो एल्कीन एल्काइन, है ना, एल्केन, इन तीनों के फॉर्मूले याद करके जाएं, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस? प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला पूछा है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं उसको उत्पादक गैस या प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। यहीं पे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना, पढ़ के भी गलत कराते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं तो उसे वाटर गैस कहा जाता है, उसे वाटर गैस कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? अब आपको यहां से आंसर देना है। देखो वैसे पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ज्यादा हल्का कोई हो सकता है कि जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों एक हो, वो कभी इससे हल्का कुछ हो सकता है? नो मैम। तो अब इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम भी नहीं है, तो 3 नंबर पे लिथियम है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए करना चाहिए था। वहीं पर ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल। ऑस्मियम क्या होती है? सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम आता है डी ब्लॉक में, लिथियम आता है एस ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? हाँ जी बच्चों, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरे संसार को बताया कि भैया हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज क्या है, हम पहले से टीका लगवा के, टीकाकरण करवा के, वैक्सीन लगा के हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वो कौन है? वो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्होंने ही बनाया था। मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी ना आपको कि एक्चुअली ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हमारे लिए नहीं बना रहे थे। जैसे हम लोगों में स्मॉल पॉक्स होता है वैसे गाय में काउ पॉक्स हो रहा था, तो गाय के लिए बनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना एकदम इंसानों के ऊपर अप्लाई किया तो पता लगा ये इफेक्टिव है, इसकी एफिकेसी रेट बहुत ज्यादा है, तब जाकर इंसानों में भी फिर सेम इंजेक्शन लगाने लग गए, इसलिए हम इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाइट की, प्रकाश की। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? अरे आपने सुना होगा ना कि अभी बीच में दिलजीत का कॉन्सर्ट चल रहा था, दिलजीत के कॉन्सर्ट में उनको ये एक नोटिस जारी हो गया था कि भाई आपने ना इतने डेसिबल से ऊपर साउंड यूज की है तो क्या आप नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हो, है ना। तो डेसिबल क्या होता है? डेसिबल हम साउंड की जो या फिर नॉइज की जो पॉल्यूशन होती है उसको मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? आप देखो ये ना बच्चा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब वैसे आप जानते हो कि सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जब 10 वाटर मॉलिक्यूल लगा देते हो तब जाके वो क्या बनता है? तब जाके वो बनता है वॉशिंग सोडा।
अब बच्चों आपको एकदम स्टिक नहीं होता ना, हमने तो पढ़ा था 10H2O लगेगा तब जाके वॉशिंग सोडा बनेगा। अरे नहीं भैया, हमें क्या करता है, कभी कभी हमें एग्जामिनर के हिसाब से, हमें कमीशन के हिसाब से आंसर करना होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही करना था, ऑप्शन नंबर ए सही करना था। वॉशिंग सोडा कहाँ काम आता है? वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए। कौन सी हार्डनेस? टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए, जो अस्थायी कठोरता होती है उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा काम में लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट? कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 का ट्वाइस, है ना। ऐसे ही सुन लो बच्चा, आप ना एक तो इसका याद कर लेना, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, है ना, आता है ना। एक सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये क्वेश्चन आते हैं ना इनसे। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ काम आता है? गन पाउडर, गन का बारूद बनाने में। और सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट को कहते क्या है वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे स्क्रीन पे कि इन विच यूनिट द एनर्जी ऑफ फूड मेजर्ड। अरे यार, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला है आपके बॉडी में कैलोरीज की कमी है ना, मतलब एनर्जी की कमी है। तो हमारे बॉडी में जो भी आप फूड को ऑब्टेन करते हो, उस फूड से कितनी एनर्जी मिली आपको, किस में मेजर करते हो? कैलोरीज में। बोलते हैं ना डॉक्टर कि एक वर्किंग महिला के लिए एक दिन में 2200 से 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके लिए वो कैलोरीज की मान बढ़ जाता है, ऐसा आपने कोई सुना होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है RH फैक्टर। RH फैक्टर किससे संबंधित है? आप जानते हैं R का मतलब मैंने पढ़ाया है रीसस, और रीसस मैंने कहा था कोई बंदर का नाम नहीं, बंदर की प्रजाति का नाम है रीसस, है ना। तो रीसस फैक्टर किसको बताता है कि आपके ग्रुप, आपके जो खून है उस खून में RH एंटीजन है या नहीं। अगर RH एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है, अगर RH एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है। तो RH फैक्टर, है ना, रीसस फैक्टर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है रीसस फैक्टर, रीसस कारक। ये किससे संबंधित है? एक बंदर से। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। कब? 1940 में की थी बच्चा। ये क्या बताता है? आपकी आरबीसी के सरफेस पर डी एंटीजन है तो आप RH पॉजिटिव हो, नहीं है तो आप RH नेगेटिव हो, आपका खून नेगेटिव ब्लड ग्रुप में है। चलो अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, आप जानते हैं। और यूरिया जो होता है वो बच्चा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसिस किया गया था। यूरिया वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, है ना। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसको कहां पे बनाया गया था? लैब में बनाया गया था। और उस यूरिया में आपसे पूछा नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 46%, 46% को ही सही माना था। अब मुझे बता दो यूरिया को किसने बनाया था, यानी कि यूरिया की खोज किसने की थी? ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे यूरिया की खोज किसने की थी। हाँ जी बच्चों, खोज का मतलब किसने बनाया था, है ना, किसने बनाया था। एक बच्चे ने सही आंसर दिया, मिथिलेश कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करते चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, विच गैस वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अभी एक मूवी आई थी ना, द रेलवे ट्रैक मैन करके, इस पे बनी हुई है। कैसे हुआ था ये गैस लीक, इतने सारे लोग कैसे मर गए थे, उसे पूरी एक नेटफ्लिक्स पे शायद, है ना, एक सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है, आप देखिएगा कभी टाइम मिले तो, है ना, उसको देखिएगा। तो बच्चा इसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक क्या निकला था? कंपाउंड निकला था। ये जहरीली गैस, है ना, ये जहरीली गैस के तौर पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को दम घोट घोट के मार दिया था। चलो अगला क्वेश्चन, Which of the following organism is called the friend of farmers? किसान का दोस्त किसको कहते हैं? किसान का दोस्त वही है जो किसान के काम आए हैं। किसान के काम कैसे आता है? तो किसान के काम बच्चा आप बताओगे, जो मिट्टी है उस मिट्टी को उपजाऊ करके, है ना। और मिट्टी को उपजाऊ कैसे? पेड़ के जो पत्ते वत्ते होते हैं नीचे गिर जाते हैं मिट्टी के अंदर, उसको भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह बदल देता है। कौन? तो केंचुआ। जब केंचुए की बात करते हो तो मैंने एक बार पढ़ाया था, केंचुए की अगर स्किन के ऊपर आपने नमक डाल दिया तो केंचुआ मर जाता है। केंचुआ किस फाइलम से बिलोंग करता है? एनिलिडा फाइलम से। मैंने पढ़ाया था केंचुए में आंखें नहीं होती हैं, 0 आंख होती है केंचुए के अंदर। और केंचुए के जो हार्ट का या केंचुए के बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। चलो अगला क्वेश्चन, Which disease is caused by cadmium pollution? अगर आप कैडमियम
पॉल्यूशन वाले शहर में रह रहे हैं तो आपको इटाई इटाई नामक खतरनाक बीमारी हो सकती है। ऐसे ही आता है बच्चा मीनामाटा। हाँ, मीनामाटा किसकी वजह से होता है? मरकरी Hg की वजह से। ठीक है, इटाई इटाई किसकी वजह से? CD कैडमियम की वजह से। ऐसे ही मैंने पढ़ाया था, अगर लेड ज्यादा ले लेते हो, हमारी गाड़ियों में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, किसके आधार पे? पॉल्यूशन बनवा लो 100 रुपए में, वो क्या चेक करते हैं आपके गाड़ी में कितना परसेंटेज है कार्बन प्लस लेड का। कार्बन प्लस लेड का परसेंटेज क्या है, इसी के आधार पे आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है ना। इसीलिए 10 साल के बाद डीजल की गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है मेट्रो सिटीज में, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेड और कार्बन को एमिट करना शुरू कर देती हैं। लेड नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पैदा करता है। Which of the following gases is used in bulb, है ना? बल्ब में कौन सी गैस काम में ली जाती है? अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बल्ब में आर्गन गैस काम में ली जाती है। अगर पूछ ले बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बनता है? डब्ल्यू का मतलब होता है वोल्फ्रम, यानी कि टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल TN या TU मत कर देना, W होता है ना। और जब बात करते हैं बच्चा कि जो बल्ब होता है उसका जो फ्यूज वायर होता है, जो वायर फ्यूज हो जाता है, वो किसका बनता है? वो लेड प्लस टिन का बनता है। लेड का सिंबल Pb होता है, इसको प्लम्बम कहते हैं, SN को सेलेनम कहते हैं लैटिन भाषा में, है ना। एक आइडियल फ्यूज वायर बनाना है तो आप लेड का बना सकते हो, लेड का बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए फटाक से। विच इज यूज्ड टू राइपन फ्रूट्स? आज एक प्लांट हार्मोन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चा। मैंने बहुत बार बताया प्लांट के हार्मोन से चैप्टर से रेलवे अक्सर क्वेश्चन उठाता है। कितनी बार बताऊं, चिल्ला चिल्ला के गले में दर्द हो गया। आज भी एक शिफ्ट प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आया था। तो प्लांट हार्मोन को रट के चले जाना। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ट्रांसम्यूरिन, फ्लोरिजेंस, इन सबको अच्छे से रट के चले जाना। कौन कौन से ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, कौन कौन से ग्रोथ को रुकवाते हैं, सबसे ज्यादा जड़ों में कौन सा होता है, सब कुछ मेरी क्लास की थ्योरी वाली क्लास एक बार पढ़ के चले जाना प्लांट हार्मोन्स की, क्योंकि प्लांट हार्मोन से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये भी तो प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है। अरे आप जानते हो हमारे फलों में इकलौता ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में होता है और जो क्या करता है, जो फलों को पकाता है ना। अगर ये ना हो, है ना, एथिलीन ना हो अगर, तो फल कच्चे ही रह जाएंगे। फिर आप उसको आर्टिफिशियल तरीके से पकाओ, कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी वानी डालोगे तो एसिटिलीन गैस निकलेगी, वो फलों को पकाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। व्हाट इज ड्राई आइस? शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या है? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को ही ड्राई आइस कहा जाता है ना। हमारी एसीओ में कौन सी गैस भरी जाती है? हमारी एसी में कौन सी गैस भरी जाती है? एक सेकेंड, पीछे वाले क्वेश्चन में एसिटिलीन कैसे होगा? नेचुरल था या आर्टिफिशियल था? अच्छा अब देखो इसमें दोनों क्वेश्चन थे। व्हाट इज यूज्ड टू राइपन फ्रूट्स? अच्छा अब इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल नहीं दिया हुआ तो बच्चा आप ना ऑप्शन सी सही करोगे। सही कह रही, ऑप्शन सी सही करोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो आप क्या कहते हो? ड्राई आइस कहते हो। ये किसकी तरह काम करती है? एज ए रेफ्रिजरेंट काम करती है बच्चा। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? प्रशीतक, ठंडा रखने के लिए हमारी एसी में भरा जाता है ना। एसी वाला भैया कहते हैं ना गैस खत्म हो गई है, गैस खत्म हो गई, कौन सी गैस भरोगे भैया? वो बोलते CO2 भरेगा, है ना। अब वो CO2 का मतलब है ड्राई आइस CO2, राइट। और ड्राई आइस किसका एग्जांपल है? कितनी बार पढ़ाऊं तुम लोगों को, ड्राई आइस सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन है क्लॉथ्स मेड ऑफ विच मटेरियल डू नॉट श्रिंक इजीली? कौन से कपड़े के, जो कौन सा कपड़ा है जो आसानी से सिलवट नहीं पड़ती, जिनके अंदर, है ना, सले नहीं पड़ती। हमारे यहाँ सले बोलते हैं, आपके यहाँ सलवटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना। बच्चा आपने देखा होगा एथलीट्स क्या करते हैं? एथलीट्स किस कपड़े को पहनते हैं? पॉलिस्टर को पहनते हैं, राइट। जैसे ये भी पॉलिस्टर, ये राइट है ना। अब इसमें देखो मैं कैसे ही कर रही हूँ, आपको कहीं पर भी सलवटें पड़ी हुई दिख रही हैं? नहीं दिख रही ना, राइट। तो इसीलिए पॉलिस्टर के कपड़े में सबसे कम सले पड़ती हैं। कॉटन में तो कॉटन का एक बार पहन लो, उसके बाद कैसा हो जाता है कपड़ा। सिल्क देख लो आप, सिल्क का कपड़ा, सिल्क की साड़ी पहन लो, अगले दिन तो उसको आयरन करवाना ही पड़ता है ना। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होता है? तो आप जानते हो ओजोन लेयर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस
हरित गृह प्रभाव गैसेस में कौन कौन आता है? मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लेकिन आपसे मेन कंपोनेंट पूछा है ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन कंपोनेंट कौन सा है? CO2 करके आ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड करके आ जाना। अक्सर बच्चा रट्टा लगाए होता है कि मीथेन सबसे ज्यादा गोबर गैस में होती है। हाँ, मैं मानती हूँ मीथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, लेकिन मेन कंपोनेंट पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट बिकॉज ट्रीज रिलीज। आपको रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमारी तरह रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। अरे दिन में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं, फोटोसिंथेसिस में वो CO2 लेते हैं और CO2 से क्या बनाते हैं? अपना खाना ग्लूकोज बनाते हैं। रात में उसी खाने का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये हमें लेनी है, ऑक्सीजन ये प्लांट को लेनी है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी क्या? हाँ, अगर आप बहुत खेत में सो रहे हैं तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब आप दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में जहां पहले इतना पॉल्यूशन है, जहां पर पेड़ पौधे पहले ही नहीं है, और तुम अगर रात को कोई तुम्हारे घर में छोटा सा एक पेड़ पौधा तुमने लगा रखा है नाम का ही, उसके नीचे सो गए तो तुम्हें हल्का फुल्का ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। तो रात को पेड़ पौधे ऑक्सीजन हमारी तरह लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन अपने खेत वेत में जाके चारपाई डाल के सो रहे हो तो आराम से बेफिक्र होकर सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहला किसने किया था? तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। इंग्लिश में क्रिश्चियन बर्नार्ड ही लिख देना। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। ऐसे ही आ जाए, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? तब होएगा बच्चा किडनी के लिए, गुर्दे के लिए जो होएगा ना, वो आता है जोसेफ मुर्रे, है ना, जोसेफ मुर्रे। राइट, दोनों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जोसेफ मुर्रे ने पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था, जबकि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। ये था पीटरबेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल में, राइट, साउथ अफ्रीका का। और इसका मैं अगले क्वेश्चन में करवा दूंगी आंसर। और बच्चा, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट बना था, आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को पंप करवा के बनाया था, उसका नाम था जार्विक 7। उसका नाम क्या था? जार्विक 7। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। और अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसमें? कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बच्चा किसके अंदर? इसके अंदर विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन दिया था। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण दिया था। कैसे कैसे हमारे हार्ट में ब्लड आता है, कैसे लंग्स के पास जाता है, वापस आता है, तो ब्लड रक्त का परिसंचरण किसने दिया था? तब आप विलियम हार्वे करोगे। फादर ऑफ, आप बताओगे बच्चा कि जो एंजियोलॉजी होते हैं ना, वो विलियम हार्वे होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि वेयर वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट? साउथ अफ्रीका में हुआ था। पहला हृदय प्रत्यारोपण साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ब्लड का क्लोट करवाने में हेल्प करता है? विटामिन के ब्लड का क्लोट, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्या करता है? तो ब्लड क्लोटिंग वाली जो रिएक्शन होती है उनको स्पीड देने का काम करता है। वहां पर एज ए बायो कैटलिस्ट काम करता है, नॉट कैटलिस्ट, एज ए बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है। एंजाइम, प्रोटीन अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। विच एलिमेंट इज फाउंड इन टीथ एंड बोन्स? हमारे दांत किसके बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। तब आपके एलिमेंट पूछा है, तत्व पूछा है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस हो जाएगा। यही हमारी हड्डियों में होता है ना, यही कहाँ होता है? हमारी हड्डियों में भी होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये बात भी आप जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? प्रश्न 44 कह रहा है पैवोक्रिस्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। पैवोक्रिस्टस मोर को कहते हैं, पिकॉक मोर को कहते हैं। मेंढक का राना टिग्रीना होता है। देखो 5-6 साइंटिफिक नेम बता दूं आपको। गेहूं का साइंटिफिक नेम याद करके जाना, पिकॉक मोर का याद करके जाना, है ना, मटर के पौधे का याद करके जाना, मेंढक का, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम याद करके जाना। इसके साथ आप और क्या, हम लोगों का तो याद ही होगा, तुम लोगों को होमो सैपियंस होता है। और आप किसका याद कर सकते हो? और बस इतने ही कुछ है। कैट, बिल्ली का भी एक याद कर जाना, है ना। इनके साइंटिफिक नेम बार बार आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा याद करके चले जाना ये सारे जो मैम ने बताए हैं वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ शुगर इज टेबल शुगर? घरों में जो टेबल से शुगर वो शुगर जो होती है, सर्व होती है, उस शुगर को क्या कहते हैं?
शुगर जो नॉर्मल चीनी है, नॉर्मल चीनी किससे बनती है? सुक्रोज से बनती है। अब बताओ जरा, सुक्रोज किससे बनता है बच्चा? सुक्रोज बनता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं? इसको ब्लड शुगर कहते हैं बच्चा, ब्लड शुगर। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर, माल्ट शुगर है ना, माल्टोज और गैलेक्टोज को ना ब्रेन शुगर कहते हैं। और गैलेक्टोज मिल्क में भी होता है बच्चा, ये दूध में भी होता है। अब आपको मैम दूध में तो लैक्टोज होता है, अरे तो भाई लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से ही बनता है, ठीक है। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? गन्ने वाली शर्करा। तो गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। तो इसलिए तो मैंने कहा चीनी में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, यानी कि गन्ने से बनती है चीनी, राइट। तो ये सारी शुगर याद कर जाना। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, आरएनए में कौन सी होती है ना। आर्टिफिशियल शुगर्स के कुछ नाम याद कर जाना, बाकी नेचुरल शुगर तो आपने याद कर ही ली होगी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? पिछले पेपर में एनटीपीसी में नींबू का पीएच पूछा हुआ था, वहां पर आपको 2.5 से 3 वाला ऑप्शन पीएच का सही करना था। ये वाला यही माना था आपके, हाँ सही भी यही माना गया था, है ना। जब बात करेंगे क्या कि व्हाट मेक्स लेमन सोर, खट्टा किसको, नींबू को खट्टा कौन बनाता है? हाँ 39 क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया? एक बार वापस देखे, 39 में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? 39 में क्या हो गया? क्या है? इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट बिकॉज ट्री रिलीज। अच्छा रिलीज पूछा है, रात में रिलीज क्या करते हैं? तो CO2 करते हैं हमारी तरह, जब हम सांस। अरे यार इतना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। तो तुम लोग वैसे भी कर सकते थे ना, कि दिन में CO2 लेते हैं, रात को CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अरे यार तुम लोग कब बड़े हो गए। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 44 45 हो गया ना। हाँ नींबू में कौन सा एसिड होता है बच्चा? सिट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? इमली में, टैमरिंड में। स्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? जल्दी बताओ, स्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? विटामिन C वाले अमरूद में, है ना। और आपके जैसे ये होते हैं ना आंवले में होता है ना। जब बात करते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर में, सिरका वाली एसिड यही होती है, ये सिरका वाली एसिड है। अगला क्वेश्चन, बाइल इज एसिमिलेटेड बाय whom, कहने का मतलब है जो पित्त रस जो बनाता कौन है और उसे स्टोर कौन करता है? आपसे स्टोर पूछा है बच्चा, है ना, आपसे स्टोर पूछा है। तो बनाता तो आपका यकृत है, और बन के कहां पर? तो बाइल डक्ट से कहां पे आ जाता है? पित्त की थैली में आ जाता है। और पित्त की थैली में जब पथरी होती है, तो मैंने पढ़ाया है ना, उसका केमिकल नेम क्या होता है? इसमें जब स्टोन होता है, इसमें पथरी होता है, तो उसका केमिकल नेम क्या बताया था मैंने? हाँ कैल्शियम ऑक्जेलेट बताया था। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च खाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारे माउथ में जाते ही स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अल्टीमेटली स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली क्लास में मैं आपको पढ़ाती हूँ कि स्टार्च जब ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर, है ना, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसे पढ़ाई है ना मैंने आपको, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है? स्टार्च किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। हम गैलेक्टोज किससे मिलता है? दूध से मिलता है बच्चा। माल्टोज किससे मिलता है? ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा होता है, आंवला कह रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स में ये काजू बादाम में, बादाम वाली शुगर भी कहते हैं इसको, आलमंड शुगर भी कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता। अरे क्या खाते हो जिससे हमें एनर्जी मिलती? एनर्जी मिलती है फैट से, फैट से तो बहुत ज्यादा मिलती है, अप्रोक्स 1 ग्राम से 9.3 कैलोरीज, 9.0 कैलोरीज के लगभग मिल जाती है। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है। लंबे समय तक काम करना है, फैट खाइए, लेकिन फैट खा के सो मत जाइए, फैट खा के उसको डाइजेस्ट करिए, है ना। और अगर आप निरंतर तरीके से काम करना चाहते हैं लगातार, और आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो कार्बोहाइड्रेट खाइए, है ना। और अगर आप चाहते हैं आपका मास भी बिल्ड हो जाए, आपकी मसल्स, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक्स बन जाए, है ना, तो आप क्या करो? उसके लिए आप प्रोटीन खाओ, है ना, उसके लिए आप प्रोटीन खाओ। लेकिन विटामिन के लिए आपको एनर्जी तो नहीं मिलेगी, विटामिन कितनी खा लो एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करती हैं, लेकिन विटामिन से किसी भी तरीके का कोई भी क्या नहीं बनता? एनर्जी नहीं बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूजुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अब ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, है ना। तो चलो आइए, अब हो गए हैं कितने, मैंने आज की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं बच्चा। इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। 50 क्वेश्चंस में मैम मेरा क्वेश्चन बहुत ही, पुष्पेंद्र कह रहे हैं मैम आपकी मुहिम ने रंग ला दिया है। हाँ बेटा मुझे पता था होगा ये,
क्योंकि गलत तो गलत ही होता है ना। जब एसएससी कर सकती है तो रेलवे क्यों नहीं करेगा? रेलवे क्यों नहीं करेगा? जब एसएससी कर सकती है, एनालिसिस बंद, तो रेलवे क्यों नहीं करेगा? रेलवे में तो एसएससी का 4 गुना ज्यादा बच्चा बैठता है ना। 4 भी मैंने शायद कम बोल दिया होगा। इतने बच्चों के कैरियर के साथ थोड़ी ना खिलवाड़ कर सकता है कोई। तो ये आपकी आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस थे बच्चा। इन 50 क्वेश्चंस को बस रैपिड फायर के रूप में याद कर लो, ज्यादा नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको ये करवाए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने टीम से डिस्कस करके 50 क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फॉर्म में करवाए हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बच्चों अच्छे से पढ़िए, बढ़िया तरीके से एग्जाम देने जाइए। और मैं जिन बच्चों को नहीं पता है, रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाल के एकदम क्लियर कर दिया है, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर किसी तरीके का पेपर डिस्कस करता हुआ, बच्चे ने अगर क्वेश्चन बताए, टीचर ने अगर डिस्कस करे किसी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो बेटा उसके लिए सख्त यहाँ पे कानून बनाए गए हैं, उसको सजा होगी। तो प्लीज बच्चों ऐसी किसी भी गतिविधि का आप हिस्सा नहीं बनिएगा, ठीक है, नहीं बनिएगा। ओके बच्चों, चलो तो अब आपका मैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। मैम साहिबा 50 में से 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। कौन कौन से हुए हैं अब मत होने देना। मैम आपके फेवर में सारे टीचर्स आ गए हैं। अरे सारे टीचर्स अपने ही तो हैं, टीचर्स तो सारे एक होते हैं ना। लेकिन कभी कभी बुरा लग जाता है कि कुछ टीचर्स होते हैं जो एकदम ही अपना मान ईमान बेच के, सब कुछ बेच के एकदम लग जाते हैं बच्चों को एकदम बेवकूफ बनाने में। तो बुरा लग जाता है यार, वही मेरे को आज लग गया था बुरा, और क्या है ना। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, बाकी सारे टीचर्स एकदम रिस्पेक्टेबल हैं, सब मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। तो बहुत छोटी हूँ, बहुत सीनियर टीचर्स भी हैं इस इंडस्ट्री में, तो सबका मान सम्मान है मेरी नज़रों में। मैं तो वैसे भी उस स्टेट से हूँ जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है लोगों को, अपने से बड़े लोगों को। तो मैं बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई टीचर्स के लिए मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। हाँ, कुछ बच्चों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किए थे कि आप इस टीचर को टारगेट कर रहे हो, उस टीचर को नहीं। बचा, मैं सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रही थी, मुझे किसी टीचर से कोई मतलब नहीं है, राइट। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया से पढ़ाई करो अपना, अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।